बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये फ्लूइड डायनामिक्स का कॉन्टिन्यूम है। आगे हमने फ्लूइड डायनामिक्स में टर्मिनल वेलोसिटी, ड्रैग फोर्स, विस्कोसिटी ऐसे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए और अब हम आज स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, तो इक्वेशंस में फ्लूइड डायनामिक्स में बच्चों दो मेन इक्वेशंस हैं जो काम करती हैं। वन द नोन एज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, द अदर इज नोन एज बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन का नाम आएगा। बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है ये इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करती है, और जो बर्नौलीज इक्वेशन है इट डिपेंड्स अपॉन या बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये दो मेन बातें याद रखनी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी मैथमेटिकल फॉर्म में लिखी जाती है A1V1 इक्वल्स टू A2V2, यानी the product of area and fluid speed at any point along the pipe remains constant. बर्नौलीज इक्वेशन लिखी जाती है P1 प्लस 1/2 रो V1 स्केयर प्लस रो GH1, फिर आगे इक्वल टू सेम यही टर्म 2 के साथ आ जाती है, यानी इन शॉर्ट प्रेशर प्लस 1/2 रो V स्केयर प्लस रो GH दैट रिमेन्स कांस्टेंट। इसको भी बाद में एक्सप्लोर करते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, कैसे डील होती हैं। ये जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, इस पूरी इक्वेशन के जो यूनिट्स हैं ए और वी को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इस पूरी इक्वेशन के यूनिट्स हमारे पास मीटर क्यूब पर सेकंड आते हैं, यानी वॉल्यूम ओवर टाइम। जबकि बर्नौलीज इक्वेशन में जो पूरी इक्वेशन है इट हैज़ द यूनिट्स ऑफ प्रेशर यानी यू कैन से इट इज़ पास्कल और इट इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास मेनली आ जाएंगे सारे यूनिट्स। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशंस का बेसिक इंट्रोडक्शन आ गया बच्चों। इसे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे हम सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को देखते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आइडियल और नॉन आइडियल फ्लूइड के लिए अगर हम डिवाइड करें तो A1V1 इक्वल्स टू A2V2, इतना सा हिस्सा आइडियल फ्लूइड के लिए है, लेकिन इसमें डेंसिटी की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है अगर फ्लूइड नॉन आइडियल हो या इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ना हो। ठीक है, फ्लूइड कंप्रेसिबल होगा तो ऑटोमेटिकली जो डेंसिटी है वो दोनों तरफ सेम नहीं रहेगी। जैसे जो ग्रेटर एरिया है वहाँ पे डेंसिटी कम होगी, जो स्मॉलर एरिया है वहाँ पे कंप्रेशन की वजह से डेंसिटी बढ़ भी सकती है, लेकिन ऐसा होगा नॉन आइडियल फ्लूइड में। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आइडियल फ्लूइड के लिए हो तो प्रोडक्ट ऑफ ए वी वॉल्यूम ओवर टाइम है, लेकिन रो ए वी को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये मास ओवर टाइम है। ए और बी कैसे वॉल्यूम ओवर टाइम है, तो एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है, तो मीटर क्यूब पर सेकंड बनता है, जो फिजिकली लिखे तो वॉल्यूम ओवर टाइम है। अब डेंसिटी को अगर ए वी के प्रोडक्ट से यानी वॉल्यूम ओवर टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम जो है वो मास बनता है। तो नॉन आइडियल के लिए ये मास ओवर टाइम है और आइडियल के लिए वॉल्यूम ओवर टाइम है। वॉल्यूम ओवर टाइम पे जो यूनिट्स हैं वो मीटर क्यूब पर सेकंड है, और डायमेंशन देखें तो L3T-1 है, और नॉन आइडियल के लिए मास ओवर टाइम है किलोग्राम पर सेकंड है, M-T-1 इसकी डायमेंशन है। ठीक है, बाकी ये कुछ पॉइंट्स मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्क्राइब किए थे कि स्ट्रीम लाइंस जहाँ क्लोजर होंगी वहाँ पे स्पीड हाई शो करनी है, और जहाँ स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे से फर्दर अपार्ट होंगी वहाँ पे आपने स्पीड लो शो करनी है। ठीक है, टैप वाटर फ्लो बिकम्स नैरो विद इंक्रीजिंग स्पीड। ठीक है, एंड इट इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड रिवर फ्लो बिकम नैरो एट हायर स्पीड। जितना ज़्यादा स्पीड बढ़ती जाएगी जो रिवर फ्लो है वो इसलिए नैरो होता जाएगा कि स्ट्रीम लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के करीब आती जाएंगे। दुनिया का कोई भी फ्लूइड है वो स्ट्रीम लाइंस के साथ ही चल रहा है। अब आते हैं बर्नौलीज इक्वेशन पे। बर्नौलीज इक्वेशन में ये मैंने आपको बताया कि 1 और 2 साइड्स हैं। इसमें P क्या है, P इज रिप्रेजेंटेड एज स्टैटिक प्रेशर, रो वी स्केयर बाय 2 क्या है, ये है डायनेमिक प्रेशर, और रो जी एच क्या है, ये है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, रो जी एच यानी कहीं पर कोई फ्लूइड जो है वो किसी कंटेनर में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो अपने अंदर इमर्स्ड ऑब्जेक्ट पर कितना प्रेशर हर साइड से एग्जर्ट कर सकता है। इस इक्वेशन को और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। हमारे पास सबसे पहले अगर हम बात करें कि एनर्जी दैट डज वर्क ऑन फ्लूइड, तो बेसिक एनर्जी होती है पीवी।
काइनेटिक होती है 1/2 mv² और पोटेंशियल होती है mgh। ये वही एनर्जीज हैं जो हमने बेसिकली पढ़ी हुई। लेकिन जब हम इसको एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम करते हैं तो पी वी भी वॉल्यूम पे डिवाइड होगा, यहाँ से 1/2 mv² भी वॉल्यूम पे डिवाइड होगा और mgh भी वॉल्यूम पे डिवाइड होगा। अब देखो यहाँ वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा तो पी आंसर आएगा। m/v डेंसिटी होता है तो ये इक्वेशन रो में चेंज हो जाएगी। यहाँ पर भी m/v जो है वो डेंसिटी होता है तो रो जी एच इक्वेशन आ जाएगी। अब अगर आप गौर करें तो p प्लस 1/2 ρv² प्लस रो जी एच, यही तो इक्वेशन है जो बेसिकली बर्नौलीज इक्वेशन की शेप इख्तियार करती है। ठीक है, तो हमारे पास जो पूरी बर्नौलीज इक्वेशन है वो बेसिकली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की इक्वेशन है। ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है और ये हमारे पास प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। जैसे यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम है, यहाँ पे पर यूनिट मास भी हो सकता है। तो देखो पी वी डिवाइडेड बाय मास कर दें तो वॉल्यूम ओवर मास बेसिकली 1/डेंसिटी होता है, तो ये p/डेंसिटी हो जाएगा। यहाँ पे मास कैंसिल हो जाएगा तो 1/2v², यहाँ पे मास कैंसिल हो जाएगा तो जस्ट जी एच। तो इक्वेशन जो है वो एनर्जी पर यूनिट मास की शक्ल में p/ρ प्लस 1/2v² प्लस जी एच के इक्विवेलेंट आ जाएगी। बट मेनली इक्वेशन यही रहेगी p प्लस 1/2 ρv² प्लस रो जी एच। यहाँ तक इक्वेशन की टर्मिनोलॉजी सब बच्चों को क्लियर हुई है तो मुझे बताएं जरा। ठीक है बच्चों, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं। p प्लस 1/2 ρv² प्लस रो जी एच। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल पाइप है। ठीक है, तो उसमें अगर हाइट वेरिएशन नहीं आ रही ग्राउंड से तो ये वाला फैक्टर उसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें बर्नौलीज इक्वेशन सिर्फ इतनी सी रह जाएगी दैट p प्लस 1/2 ρv² इज इक्वल टू कांस्टेंट। रो जी एच इसलिए डिसइंक्लूड हो गया है क्योंकि पाइप की ओवरऑल हाइट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सेम है, तो दोनों तरफ हाइट का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर हमारे पास किसी कंटेनर में सिंपल फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में पड़ा हुआ है तो रेस्ट पर पड़े हुए फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, तो इसके लिए जो प्रेशर की इक्वेशन होगी वो p प्लस रो जी एच के बराबर होगी। अब इसमें p क्या है? p फॉर एग्जांपल इस कंटेनर पे लगने वाला ऊपर से नीचे की तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और रो जी एच क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में कितनी डेप्थ तक इमर्स्ड है। ये बेसिकली हाइट नहीं, यहाँ पे डेप्थ के तौर पे यूज हो रहा है कि इस डेप्थ पे जो प्रेशर है वो रो जी एच के इक्वल होगा। अब रो यहाँ पे डेंसिटी है, तो पानी की डेंसिटी ज़्यादा है तो पानी इसी सेम डिस्टेंस पे ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। हवा की डेंसिटी कम है तो इतनी ही डेप्थ में हवा कम प्रेशर एक्सर्ट करेगी। तो इसको हम स्टैटिक प्रेशर की इक्वेशन भी बोलते हैं। यानी दो तरह से इक्वेशन डील हो सकती है, एक फॉर सेम हाइट एंड एट फॉर रेस्ट ऑफ द फ्लूइड। अब बर्नौलीज इक्वेशन बेसिकली जानी जाती है अपनी वर्सेटाइल किस्म की जो हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस होती हैं उनके हवाले से। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, अब इसकी जो एप्लीकेशंस हैं बेसिकली तीन एप्लीकेशंस हम पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं वेंट्री इफेक्ट, ठीक है, एक को बोलते हैं टॉरिसलिस थ्योरम और एक एप्लीकेशन को बोलते हैं वेंट्री मीटर या वेंट्री रिलेशन भी बोलते हैं। पहले मैं आपको टॉरिसलिस थ्योरम का कॉन्सेप्ट रिकॉल करवा देता हूँ, वो ज़रा आसान और छोटा सा है कि किसी भी कंटेनर में जिसमें पानी स्टोर्ड है तो पानी के लेवल तक जो हाइट ऑफ द कंटेनर है, लेट इट बी h, उस कंटेनर में जो वाटर टैप जिस हाइट पर लगी हुई है वो हाइट है स्मॉल h। अब उससे निकलने वाले जो फ्लूइड है उसकी स्पीड की इक्वेशन आप सब ने पढ़ रखी है, v इज इक्वल टू √2g ग्रेटर हाइट माइनस द हाइट ऑफ टैप। ये बच्चों पहली सिचुएशन है कि जो वेलोसिटी है वो √2g h माइनस h के इक्वल आती। इसको और मीनिंग्स में √2g h1 माइनस h2 भी लिखा जाता है। ठीक है, अब ये जो h माइनस h का फैक्टर है, ध्यान दें ये वाला लेवल है। ये कौन सा लेवल है भाई? देखो टैप जिस जगह पर मौजूद है वहां तक हाइट h है और पूरे वाटर लेवल की हाइट कैपिटल H है,
तो लेवल से टैप तक का जो फासला है ना, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये h माइनस एच है, और जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस डिफरेंस है h माइनस एच। ठीक है, नाउ वॉच केयरफुली। जैसे जैसे ये टैप बॉटम के करीब आती जाएगी, फर्ज करो ये टैप इस जगह पर आ गई है, तो ये वाला h कम हो गया है, बट ये जो डिफरेंस है ये बढ़ गया है। अब ये डिफरेंस बढ़ने से जो स्पीड ऑफ वाटर है एफ्लक्स से, ऑरिफिस से, सुराख से, वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, सो जो स्पीड फ्रॉम द ऑरिफिस है, ऑरिफिस यहाँ पे इस छोटे से होल को कहते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन टैप एंड वाटर लेवल। ठीक होगी बात। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये बच्चों के इस सर्टेन हाइट से फ्लूइड अगर गिरना शुरू होता है तो वो कितनी देर में ग्राउंड तक पहुंचेगा। तो इसके लिए आपको याद हो सेकंड इक्वेशन से हमने एक इक्वेशन बनाई थी, हाइट इज इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर। यहाँ से टाइम की इक्वेशन क्या बन रही है, √2h/g। तो ये टाइम लगेगा फ्लूइड को किसी सर्टेन हाइट से निकल कर जमीन तक पहुंचने में। सो अब अगर हमारे पास वेलोसिटी भी है, टाइम भी है, तो हम ये वाली रेंज भी फाइंड कर सकते हैं s इज इक्वल टू VT वाले फॉर्मूला से। v क्या है, 2/2g h माइनस एच। टाइम क्या है, √2h/g। अब √g से √g कैंसिल हो रहा है। ठीक है, √2 बेसिकली 2 हो जाएगा, 2 अब ये h और ये ब्रैकेट्स वाले h, ये हमें रेंज ऑफ वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं कि किसी कंटेनर से जो फ्लूइड निकल रहा है वो कितनी दूर जाकर गिरेगा किसी सर्टेन हाइट से। तो उसकी इक्वेशन बच्चों ये नोट कर लें अपने पास, 2 इंटू √h इंटू h माइनस एच। ठीक है, फिर इसमें टॉरसली थ्योरम में फर्दर कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर एक टैंक में दो टैप्स हैं एक ही लेवल पर, तो दोनों से जो स्पीड ऑफ फ्लूइड निकलेगी वो मैक्सिमम का हाफ हो जाएगी। ठीक है, यानी अगर ये टैप नहीं है तो स्पीड v है, लेकिन अगर इसी लेवल पर एक और टैप बना दी जाएगी तो स्पीड दोनों तरफ से हाफ हो जाएगी। जितने ज़्यादा यहाँ पर टैप्स बना दिए जाएंगे इसे एक सेम लेवल पर, उतने टाइम, लेट से 5 टैप्स बन जाते हैं तो स्पीड जो है वो 5 टाइम्स कम हो जाएगी। ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ, मतलब बुक पे इसका ऐसी कोई चीज़ मेंशन नहीं है। ठीक है, फिर उससे हटके एक टैंक है, उसमें ये वाटर लेवल है और यहाँ पे एक टैप ऐसी बनी है जिसका रुख ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ से जो पानी बाहर को निकलेगा, आइडियल केस में उसको निकल कर इतनी हाइट अटेन करनी चाहिए जितनी वाटर लेवल की है, बट ये हाइट इतनी अटेन क्यों नहीं हो पाती, उसके पीछे विस्कस लॉसेस हैं। ठीक है, और फ्रिक्शंस इन्वॉल्व हैं, और चूंकि फ्लूइड आइडियल नहीं है, फ्लूइड की अपनी लेयर्स के दरमियान भी फ्रिक्शन है, तो फ्लूइड इतनी हाइट तक अप्रोच नहीं कर पाता। ये हमारी बुक में डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, तो टॉरसलीस थ्योरम में मेनली आप जो चीज नहीं भूलेंगे वो पहली बात तो ये वाला फॉर्मूला है। दूसरी बात, जितनी ज्यादा हाइट लेवल बिटवीन टैप एंड वाटर लेवल बढ़ेगा स्पीड उतनी ज्यादा होगी। एक ही कंटेनर पे डिफरेंट हाइट्स पर टैप्स बनाई गई हैं, तो जो टैप सबसे ऊपर है उसकी स्पीड सबसे कम है और ज़्यादा है सबसे ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक भी चीज़ें क्लियर हुई हैं तो ज़रा मुझे मैसेज में ओके कर दें। अच्छा जी, अब अगला कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, जिसको वेंट्री इफेक्ट बोलते हैं, वेयर द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज हाई द प्रेशर विल बी लो। ये मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूँ, चलो एक काम करो सब बच्चे, अपने अपने रजिस्टर्स से 2 पेजेस निकाल लो, साबित सही सलामत 2 पेजेस निकाल लें इस तरह से। ये जो इमेज नज़र आ रहा है ना, इसको ज़रा फॉलो करना आपने जल्दी से।
पेजेस निकाल के ज़रा मैसेज में ओके करें ताकि आपकी पार्टिसिपेशन भी शो हो। अब जैसे ये अंकल दोनों पेजेस को पकड़ के इनके दरमियान फूंक मार रहे हैं ना, आप भी इनके दरमियान फूंक मार के देखें कि ये पेजेस एक दूसरे से दूर हटेंगे या एक दूसरे के करीब आएंगे। क्या ऐसा हो रहा है कि ये पेजेस बजाय दूर हटने के एक दूसरे के करीब आ रहे हैं? दैट्स गुड। तो आपके ज़िंदगी का पहला तजर्बा कामयाब हो गया। और पता नहीं आपने कोई किया कि नहीं किया, अलबत्ता ये वाला तजर्बा ज़रूर कामयाब हो गया। चलें, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा हुआ क्यों है। एक्चुअल में ये जो दो पेजेस आपने पकड़ रखे हैं, इसके इस साइड पर भी हवा है, इधर भी हवा है, इधर भी हवा है। ये दोनों पेजेस एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर हैं क्योंकि हर तरफ से जो हवा का दबाव लग रहा है एक दूसरे पर वो बराबर है। ठीक है, लेकिन वेंट्री इफेक्ट हमें क्या बताता है कि वेयर द स्पीड ऑफ द फ्लूइड बिकम्स हाई द प्रेशर बिकम्स लो। अब आपने जब इस जगह पर ब्लो अप किया, फूंक मारी, तो यहाँ की हवा फ्लो करने लगी। फ्लो करने की वजह से जो स्टैटिक होते हुए हवा प्रेशर एग्जर्ट कर पा रही थी, वो हवा अब प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर पा रही और यहाँ का जो प्रेशर है वो पहले की निस्बत कम हो गया। लेकिन बाहर वाला प्रेशर तो अभी भी हाई है ना, तो हाई प्रेशर से एक फोर्स जनरेट होती है लो प्रेशर की तरफ, जो इन दोनों कागजों को एक दूसरे की तरफ करीब कर देती है। ये इतनी सी सिंपल सी टेक्निक भारी भरकम जहाज़ों को हवा में उड़ाने का बायस बनती है कि एक ही रूल क्रिएट करना है, स्पीड ऑफ द फ्लूइड को हाई कर दें, प्रेशर ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा। ये चीज़ें ज़िंदगी के किस किस हिस्से में कैसे कैसे काम आती हैं। ये भी एक एग्जांपल है कि एक सिंगल पेपर को पकड़ के आप इस जगह पर हवा को ब्लो करेंगे तो पेपर नीचे जाने की बजाय पेपर बार बार ऊपर को उठेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड स्पीड हाई है तो प्रेशर लो है। प्रेशर लो होने की वजह से नीचे प्रेशर हाई है तो वो पेपर को ऊपर की तरफ उठाना शुरू कर देगा। सेम इसी तरह क्रिकेट बॉल में स्विंग की बात है तो आपने हार्ड बॉल में देखा होगा कि बॉलर हमेशा एक साइड को मुसलसल शाइन करते रहते हैं जिसकी वजह से वो साइड स्मूथ होती रहती है और दूसरी साइड रफ होती रहती है। अब जब बॉल को हवा में फेंका जाएगा तो हवा स्मूथ सरफेस से जो उसकी स्पीड होगी, स्पीड ज़्यादा होगी, प्रेशर कम हो जाएगा। रफ सरफेस पे जो स्ट्रीम लाइंस हैं वो आपस में एक दूसरे में मर्ज होना शुरू हो जाएंगी, स्पीड लो होगी हवा की, प्रेशर हाई हो जाएगा। अब इस तरफ प्रेशर हाई, इस तरफ प्रेशर लो, हाई से लो की तरफ ऑटोमेटिक फोर्स जनरेट होगी और ये बॉल हवा में जाते जाते इस डायरेक्शन में मुड़ेगी, हाई से लो की तरफ। एरोप्लेन में लिफ्ट कैसे प्रोड्यूस होती है? ये जहाज के पर की शेप है, डिजाइन है, इसको एरोडायनेमिक शेप बोलते हैं। जब जहाज रनवे पर भागता है तो इसकी अपर साइड पे जो स्पीड ऑफ द फ्लूइड है वो बढ़ती है, लिहाजा प्रेशर कम हो जाता है। ऊपर स्मूथ शेप है ना, इस तरह से स्ट्रीमलाइन शेप है, और नीचे वाली शेप पे जो स्पीड है स्पीड है वो कम हो जाती है जबकि प्रेशर हाई हो जाता है। अब नीचे वाली हवा दबाव डालती है इस पर पे और इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करवाती है, इसी को लिफ्ट ऑफ द प्लेन भी बोलते हैं। और लिफ्ट ऑफ द प्लेन को बेसिकली P1 माइनस P2 यानी फर्स्ट प्रेशर और सेकंड प्रेशर के डिफरेंस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अगेन द रूल इज सेम, वेयर द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज हाई द प्रेशर विल बी लो। यहाँ तक की बातें समझ आ रही हैं तो मैं आगे कंटिन्यू रखूँ, दरम्यान में कोई सवाल तो नहीं जनरेट हो रहा? सो नेक्स्ट, वाई इट इज़ डेंजरस टू स्टैंड नियर अ फास्ट मूविंग ट्रेन। तो बच्चों, आपके और ट्रेन के दरमियान हवा मौजूद है। जब ट्रेन बहुत हाई स्पीड में मूव करते हुए आपके सामने से गुजरेगी तो वहाँ पे एयर स्पीड बहुत हाई होगी, प्रेशर लो हो जाएगा। प्रेशर लो हो जाएगा तो ये आपके जो बैकग्राउंड में हवा होगी वो आपको फोर्स करेगी टुवर्ड्स द ट्रेन। तो कभी भी फास्ट मूविंग ट्रेन के करीब नहीं खड़े होना चाहिए है। फिर आती है एग्जांपल कि टू रो बोट्स आर मूविंग पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो वो एक दूसरे के साथ चलते चलते करीब क्यों आ जाएंगी? तो उसकी मैं एक आसान सी वजाहत देता हूँ आपको कि ये जो दो रो बोट्स हैं इनके दरमियान जो पानी है वो कम एरिया में है और साइड्स पर जो पानी है वो ज़्यादा एरिया में। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी थोड़ा सा इन्वॉल्व होगी। यहाँ पे एरिया कम है तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो प्रेशर कम हो जाएगा।
यहाँ पे प्रेशर उसके मुकाबले में वाटर स्ट्रीमलाइंस का जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फोर्स जनरेट होगी और ये दो बोट्स जो अपन को लगता है कि ये एक रास्ते पे सीधा जा रही हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, फिर हम बचपन में सुना करते थे कि जी बहुत तेज आंधी चली और घर की छत उड़ गई। अब तो चलें ज़रा छतों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म के मटेरियल से और ख़ास किस्म की शेप से बनाया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी चलने से घर की छत क्यों उड़ सकती है? फर्ज करो आंधी नहीं चल रही तो ऊपर से नीचे का दबाव और नीचे से ऊपर का दबाव हवा का बराबर है, लेकिन अगर आंधी चलेगी तो हवा की स्पीड बढ़ेगी। हवा की स्पीड बढ़ेगी तो बाहर प्रेशर कम हो जाएगा, अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अब ये अंदर वाला प्रेशर जब बढ़ेगा, दबाव बढ़ता है, तो बच्चों ये यहाँ से छतों को उखाड़ना शुरू कर देता है और उसके नतीजे में जो छत है वो उखड़ कर या उखड़ सकती है, या अगर बहुत हल्की फुल्की छत है तो वो फिर हवा के साथ उड़ भी सकती है। ठीक है, इसी तरह ये बादलों के दरमियान भी यही कुछ चल रहा होता है। इसमें वार्मर एयर और कोल्ड एयर का भी कॉन्सेप्ट आता है। इसकी मैं आसान मिसाल देता हूँ। देखो, आंधियाँ जो होती हैं वो गर्मियों में ज़्यादा आती हैं। गर्मियों में इसलिए ज़्यादा आती हैं कि ज़मीन के ऊपर जो हवा का सारा एक माहौल है, जिस जगह पे बहुत ज़्यादा, अब गर्मी तो हर जगह ही वैसे बहुत पड़ रही है, तो गर्म हवा के बारे में आपने सुना है कि गर्म हवा ऊपर को उठती। तो जब मेजॉरिटी ऑफ एयर कंसंट्रेशन ऊपर की तरफ उठ जाएगी तो नीचे वैक्यूम्स टाइप कंडीशन क्रिएट होंगी या लो प्रेशर टाइप्स कंडीशंस क्रिएट होंगी। अब एक तरफ कहीं लो प्रेशर क्रिएट हो गया है, दूसरी तरफ कहीं प्रेशर हाई है, तो हाई प्रेशर से ऑटोमेटिकली हवा लो प्रेशर की तरफ चलना शुरू हो जाएगी। अगर ये प्रेशर डिफरेंस बढ़ जाएगा तो यही चीज़ आंधी की शक्ल इख्तियार कर लेगी। फिर इसके बाद परफ्यूम बॉटल्स हैं। तो जो परफ्यूम बॉटल्स हैं, उन परफ्यूम बॉटल्स में भी ये आपको पाइप नज़र आ रहा है जो परफ्यूम के अंदर डिप है। ठीक है, यहाँ पे एक एयर बल्ब है, इसको जैसे ही प्रेस करते हैं यहाँ से हवा की स्पीड बढ़ती है। यहाँ से हवा की स्पीड बढ़ती है तो इस जगह का प्रेशर कम हो जाता है, जबकि फ्लूइड के ऊपर लगने वाला हवा का प्रेशर बढ़ता है और वो फ्लूइड को पुश करता है इस पाइप के थ्रू, और पाइप से होता हुआ ये फ्लूइड हवा के साथ मिक्सअप होके स्प्रे की शक्ल में हवा के साथ शामिल होता है और यूं परफ्यूम जो है वो लग जाता है। दूसरी तरफ जो हमारे पास बॉडी स्प्रे वाली बॉटल्स होती है ना, बॉडी स्प्रे वाली बॉटल्स में बच्चों ये होता है कि आप कभी नई बॉडी स्प्रे की बॉटल लेना, बिल्कुल नहीं, और आप उसको दबाने की कोशिश करें, वो नहीं दबेगी। और आप जैसे ऊपर से नोजल को प्रेस करते हैं, बड़े हाई प्रेशर से हवा बाहर आती है। तो एक्चुअल में होता ये है कि बॉडी स्प्रे की बॉटल के अंदर प्रेशर पहले से एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हाई रखा जाता है। तो यहाँ पे प्रेशर हाई है, इतना सा अंदर परफ्यूम होता है, बाकी सारा हाई प्रेशर एयर होती। तो जैसे ही आप जब भी बॉडी स्प्रे लगाएं तो पहले इस बॉटल को अच्छी तरह शेक कर लें ऊपर नीचे, ताकि फ्यूम्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हवा में मिक्सअप हो जाएं। अब आप उसको स्प्रे करेंगे तो ज़्यादा फ्यूम्स निकलेंगे हवा के साथ। अदरवाइज अगर वो काफ़ी देर से पड़ा हुआ तो लिक्विड ने नीचे बैठ जाना है, ऊपर से ज़्यादा हवा ही निकल जाएगी। तो और जब आप देखेंगे कि बॉडी स्प्रे की बोतल ख़त्म होने वाली होती है तो अंदर वाली ज़्यादा हवा निकल गई, तो अब अंदर का और बाहर का प्रेशर बराबर हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली आप अब बोतल को बड़ी आराम से प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये भी कंडीशन होगी। फिर जो कार्बोरेटर है, पेट्रोल कार्बोरेटर, जिस मैकेनिज्म से इंजन के अंदर पेट्रोल जाता है वो भी बड़ा सिंपल है कि ये कार्बोरेटर होता है। कार्बोरेटर का एक पाइप ये पेट्रोल टैंक से जुड़ा होता है। अब होता क्या है कि यहाँ पर पेट्रोल के ऊपर सिंपल नॉर्मल प्रेशर है। अब कार्बोरेटर से जब हवा गुजरती है तो हवा की स्पीड हाई हो जाएगी और यहाँ पे प्रेशर लो हो जाएगा। यहाँ वाला प्रेशर तो उसकी निस्बत हाई है, तो ये प्रेशर पेट्रोल को यहाँ से पुश करेगा और पेट्रोल के फ्यूम्स भी यहाँ पर हवा के साथ मिक्सअप होंगे और यहाँ से हवा और पेट्रोल का मिक्सचर आगे एंटर हो जाता है पेट्रोल इंजन में। और ये पेट्रोल इंजन में एंटर होने के बाद क्या होता है, फिर आप थर्मोडायनेमिक्स में 4 स्ट्रोक इंजन पढ़ते हैं, जिसमें आप पढ़ते हैं कि एक वॉल्व ओपन होता है, वहां से पेट्रोल एयर मिक्सचर एंटर होते हैं, वो है इनटेक, फिर है कंप्रेशन, फिर है पावर, फिर है एग्जॉस्ट। ये 4 स्ट्रोक। तो वो जो इनटेक स्ट्रोक है ना, जहाँ से पेट्रोल मिक्सचर आता है, वो भी पीछे बर्नौलीज इक्वेशन के थ्रू ही काम कर रहा है। तो यहाँ पर मैं दोबारा एक दफ़ा पूछ लूँ आप लोगों से कि चीज़ें क्लियर चल रही हैं सब बच्चों को? चलें, दैट्स गुड। इसी तरह फुटबॉल में भी यही
बर्नौलीज इफेक्ट वाला आता है फुटबॉल। आप सब लोग ने यकीनन कोई ना कोई मैच कभी ना कभी ज़िंदगी में देखा होगा। एक फ्री किक टाइप होती है फुटबॉल में, जहाँ ये गोल है और गोल से आगे यहाँ पर काफ़ी सारे लोग डिफरेंट ग्रुप्स में खड़े होते हैं। यहाँ कहीं बॉल पड़ी होती है और यहाँ से फुटबॉलर ने उसको किक करना होता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि बॉल को फुटबॉलर ऐसे किक मारता है कि बॉल यहाँ से कर्व हो के जाना, बॉल को इधर चाहिए था, मगर बॉल यहाँ से कर्व होकर गोल में एंटर हो जाती है। अब ये जो बॉल का कर्व होना है ये बेसिकली मैग्नस इफेक्ट कहलाता है। और ये होता कैसे है, देखें, ये फुटबॉल है, इसको किक पड़ी है तो ये इस डायरेक्शन में गया है। अब ट्रेवल तो इसने हवा में ही करना था, लेकिन अगर इसको किक थोड़ा नीचे की तरफ पड़ी है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए आगे बढ़ेगा। अब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए जब आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो ये जरा ध्यान रखें, यहाँ पर हवा की डायरेक्शन और स्पिन की डायरेक्शन एक दूसरे के साथ मैच कर रही। यहाँ पर स्पीड जो है वो पहले से तेज हो जाएगी हवा की। यहाँ पे हवा की डायरेक्शन और स्पिन की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट है, तो यहाँ पे स्पीड पहले से कम हो जाएगी। जहाँ स्पीड हाई हुई है वहाँ पे प्रेशर लो, जहाँ स्पीड लो हुई है वहाँ पे प्रेशर हाई। अब हाई प्रेशर से फोर्स किस तरफ लगेगी, लो प्रेशर की तरफ। तो बच्चों इस मटीरियल फुटबॉल पे इस डायरेक्शन में मैग्नस इफेक्ट जो है वो लगेगा। और यही किक अगर इस जगह पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली स्पिन ऑपोजिट हो जाएगी, तो उस सिलसिले में जो बॉल पे फोर्स है वो डाउनवर्ड लगेगी। तो इसको मैग्नस इफेक्ट कहते हैं और फुटबॉलर जो हैं वो इस चीज़ की बड़े अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। सिमिलरली इसमें चिमनीज़ की एग्जांपल आ सकती है कि चिमनियों का धुआं कमरे में क्यों नहीं फैलता, बाहर ही क्यों निकलता है। तो चिमनी का जो आउटडोर है, जैसे आजकल एसी का आउटडोर होता है, ये हवा में ऊपर थोड़ा छत से बाहर को निकला हुआ एक्सपोज्ड होता है। अब ऊपर तो हवाएं चल ही रही हैं, तो हवा के चलने से स्पीड हाई प्रेशर लो, अंदर कमरे का प्रेशर हाई है तो हाई प्रेशर हवा को चिमनी में ऑटोमेटिक ले जाता है और जो धुआं है वो कमरे में नहीं फैलता। तो आइदर दिस वे और दैट वे हम बर्नौलीज इफेक्ट के बेशुमार एप्लीकेशंस को अपनी लाइफ में डेली यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज़ कर भी जाते हैं, बट हमें साइंटिफिकली नहीं पता होता कि हम एक्चुअल में एक सिंपल बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड्स यूज़ कर रहे हैं, दैट वेयर द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज़ हाई द प्रेशर विल बी लो। यहाँ तक सब बच्चों को चीज़ें समझ आई हैं तो ओके करें ज़रा। कार्बोरेटर में दोबारा बता देता हूँ, यहाँ तक बाकी चीज़ें ओके। अब ये जो फार्मूला 1 रेसिंग कार्स होती हैं ना, उसमें ये जो जहाज के पर वाली शेप वाला स्टाइल होता है ना, ये उल्टा करके लगाया होता है, यानी इसको इन्वर्ट कर दें, ऊपर वाला हिस्सा नीचे, नीचे वाला ऊपर। क्योंकि फार्मूला 1 रेसिंग कार ने बहुत हाई स्पीड पे मूव करना होता है ऑन द ग्राउंड, तो उसको ऊपर से नीचे की तरफ पुश चाहिए, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं। तो जहां जहाज में इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट मिल रही थी, इसको अगर हम उल्टा देंगे तो इसको नीचे की तरफ पुश मिलेगी। तो फार्मूला 1 रेसिंग कार की बैक साइड पर ये चीज़ लगी होती है। ये कार्बोरेटर की वर्किंग मैं आपको समझा रहा था कि कार्बोरेटर की वर्किंग बच्चों ऐसे है कि कार्बोरेटर जो है ना, कार इंजन का, उसमें से हवा गुजरती है और कार्बोरेटर का एक कनेक्शन पेट्रोल टैंक के साथ होता है एक पाइप की शक्ल। अब ये पेट्रोल खुद ब खुद ऊपर नहीं आता, क्योंकि कार्बोरेटर और पेट्रोल टैंक में खड़े खड़े प्रेशर सेम होता है। जब गाड़ी चलती है और चलते हुए इसमें से हाई स्पीड एयर गुजरती है तो हवा की स्पीड ज़्यादा, प्रेशर कम, जबकि पेट्रोल टैंक पर जो हवा का प्रेशर है वो पेट्रोल टैंक को पुश करता है और पेट्रोल जो है वो इधर हवा के फ्यूम्स के साथ यहाँ पे एंटर हो जाता है और यहाँ से हवा के साथ ये मिक्सचर इंजन में एंटर हो जाता है। जी बच्चों, ये भी क्लियर होगी बात। और इसमें थर्डली जो वेंट्री रिलेशन है, वो वेंट्री रिलेशन बेसिकली एक इक्वेशन है दैट P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो वी स्क्वेयर। ये रिलेशन वेंट्री रिलेशन कहलाता है। इसके बारे में एक ही सवाल आपने याद रखना है कि वेंट्री रिलेशन किस डिवाइस को बनाने में काम आता है। जवाब है वेंट्री मीटर। सवाल है वेंट्री मीटर क्या करता है, जवाब है वेंट्री मीटर स्पीड ऑफ द फ्लूइड मेजर करने के काम आता है। ये दो मेन क्वेश्चंस हैं वेंट्री रिलेशन से। बाकी इन डिटेल ये वेंट्री रिलेशन था, वेंट्री इफेक्ट था और हमारे पास टॉरिस-लीस थ्योरम था। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों हमारा आज का लेक्चर था। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को लेक्चर होगा। इसके मैंने प्रैक्टिस
कार्बोरेटर ये इंजन के साथ ही लगा होता है, और जब गाड़ी या बाइक चल रही होती है तो उसमें से एयर फ्लो को जो है वो पॉसिबल बनाया जाता है। इसकी मैं आपको कोई इमेज इंटरनेट से देख के ग्रुप में सेंड कर देता हूँ।